हेलो दोस्तों, पंकज कुमार रेड्डी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ की ये हम सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम काफ़ी सारे लेक्चर कर चुके हैं। लगभग 4 लेक्चर कर चुके हैं। तो आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने पिछले लेक्चर जरूर देखे होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं प्ले लिस्ट में इसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से सारे जो भी जितनी भी क्लासें हुई हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्किंग एंड मार्केट टूल की। तो आज हम मार्किंग एंड मार्केट टूल को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लास्ट तक इसे ज़रूर देखते रहना। तो दोस्तों, जो मार्किंग होती है वह किस लिए की जाती है, सबसे पहले हम समझते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी जॉब को बनाते हैं तो उस पर सबसे पहले हम उसकी ड्राइंग करते हैं, मार्किंग बनाते हैं। तो मार्किंग जॉब पर काम करने से पहले उसकी मार्किंग की जाती है। तो मार्किंग कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है, तो वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से परिक पंचकोण का मान क्या होता है। दोस्तों, परिक पंचकोण सबसे पहले तो आप इसे बाद में देखना, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे पंचकोण होते हैं, पंच, ये 3 तरह के होते हैं। तो ये आपको अपने याद कर लेना है। दोस्तों, ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, परिक पंचकोण। सबसे पहले परिक पंचकोण होता है, परिक। उसके बाद दोस्तों डॉट पंचकोण, और सबसे बाद में सेंटर पंचकोण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 तरह के कोण प्रयोग में लिए जाते हैं। मार्किंग टूल में 3 तरह के पंचकोण लिए जाते हैं। तो दोस्तों, जब बात करते हैं इसके कोण, तो दोस्तों कोण से काफ़ी सारे सवाल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम परिक पंचकोण की बात कर लेते हैं। परिक पंचकोण में हमेशा 30 डिग्री, दोस्तों 30 डिग्री कोण का मान होता है। और उसके बाद दोस्तों डॉट पंचकोण में 60 डिग्री का मान होगा, और सेंटर पंचकोण में 90 डिग्री का मान होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे दोस्तों, परिक पंच में 30 डिग्री का कोण, और डॉट पंच में 60 डिग्री का कोण। तो अभी इसमें क्या पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें परिक पंचकोण का पूछा गया है। तो इसमें कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डॉट पंचकोण का मान क्या होता है। दोस्तों, मैंने अभी बताया था डॉट पंचकोण का ये इस तरीके से दिखाई देता है। डॉट पंचकोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपने देखा होगा पंच के यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें कटी होती हैं, जिसे नर्लिंग कहते हैं। तो ये नर्लिंग क्यों होती हैं, ये कुछ इस तरीके से कटी हुई होती हैं। ये क्यों होती हैं, ताकि हम किसी भी जॉब पर जब हम कार्य करते हैं तो हमारा जो कि टूल है पकड़ने में आसानी हो, वह फिसले ना। क्योंकि जब हम किसी भी पंच का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जब हथौड़े से या किसी और वस्तु से उसमें मारते हैं तो वह हाथ से फिसले ना और हमारे हाथ में चोट ना लगे। तो इसके लिए यहाँ पे नर्लिंग की हुई होती है। काफ़ी अलग तरीके से ये करी गई है। कई तरह की नर्लिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो करी गई है वह इस तरीके से है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का दोस्तों डॉट पंच का आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सेंटर पंच कोण का मान क्या होगा। तो दोस्तों, जो सेंटर पंच कोण है उसका मान मैंने अभी क्या बताया था, 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जब हम सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं तो वह 90 डिग्री, यह किस लिए किया जाता है, सबसे पहले सेंटर पंच का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि सेंटर पंच का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो सेंटर पंच का इस्तेमाल हम ड्रिलिंग, जब हम कोई भी किसी भी दीवार या किसी भी जॉब में होल करते हैं तो उसको होल को एक्यूरेट करने के लिए, होल को एकदम सही सही लेने के लिए, तो हम इस कोण का प्रयोग, इस सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इनका कोण देख सकते हैं, 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पे 90 डिग्री के कोण सेंटर पंच में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेमल का प्रयोग वृत्त की मार्किंग के लिए किया जाता है, लेकिन वह वृत्त होता है। दोस्तों, जब हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं तो वह किस मार्किंग के लिए किया जाता है, बड़े व्यास के लिए, बड़े विकर्ण के लिए, छोटे व्यास के लिए, या फिर बड़ी भुजा के लिए। इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों, जब हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं तो हमेशा बड़े वृत्त के लिए करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना,
जी, इस वीडियो में इस सॉरी दोस्त इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रेमल पकड़ा हुआ है जिसकी यहाँ पे दो हैं। ये एक निब यहाँ पर है और एक ही निब यहाँ पर है। जब हम इसको बड़े व्रत को बनाते हैं तो ट्रेमल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसको यहाँ से स्लाइड करके छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हम अक्सर अपनी जो वर्कशॉप होती है वहाँ पे डिवाइडर जो प्रकार होता है हमारा उसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वह गलत होता है। हमेशा ट्रेबल का प्रयोग किया जाता है, तो इससे हम छोटे व्रत भी बना सकते हैं और बड़े व्यास के व्रत भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर के पॉइंटर को कितने कोण में ग्राइंड किया जाता है? दोस्तों जो स्क्राइबर होता है उसके जो कोण होते हैं कितने डिग्री में होते हैं, कितने डिग्री में ग्राइंड किए जाते हैं, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों जब हम स्क्राइबर के पॉइंट की बात करते हैं तो उसे 12 से 15 डिग्री ग्राइंड किया जाता है। दोस्तों यह 3 से 15 डिग्री, कई जगह पे 3 से 15 डिग्री लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर के जो जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें 12 से 15 डिग्री एग्जाम जो अक्सर है का सही माना गया है। तो 12 से 15 डिग्री आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सरफेस प्लेट के ग्रेडों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो सरफेस प्लेट होती है उसमें कितने ग्रेड होते हैं, तो ये आपको बताना है। दोस्तों जब सरफेस प्लेट के ग्रेड की बात करें तो हम कितने ग्रेड होते हैं? 3 ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। अब दोस्तों कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले ए ग्रेड में होती है हमारी वर्कशॉप 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 सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट का क्या मतलब है दोस्तों? जब हम किसी भी जॉब का कार्य करते हैं तो उस जॉब को चेक करने के लिए, दोस्तों जॉब को चेक करने के लिए हम वर्कशॉप सरफेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जो दूसरी प्लेट है, इंस्पेक्शन प्लेट, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, यह किस चीज़ में लिया जाता है दोस्तों? जब हम वर्कशॉप सरफेस प्लेट को इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो किस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं? इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों तीसरी होती है हमारी मास्टर सरफेस प्लेट। तो दोस्तों इसका प्रयोग कब कब करते हैं? जब हम दोस्तों इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की जांच करते हैं तो हम मास्टर सरफेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों 3 तरह की होती हैं, जॉब को चेक करने के लिए, जॉब की जांच करने के लिए वर्कशॉप प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, वर्कशॉप के जांच के लिए इंस्पेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और जब दोस्तों इंस्पेक्शन की जांच करनी हो तो हम मास्टर सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो 3 ग्रेडों में ये पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सरफेस प्लेट का आकार किस का बना होता है? दोस्तों जो सरफेस प्लेट होती है हमारी किस आकार की होती है? वर्गाकार होती है, वृत्ताकार होती है, त्रिभुजाकार होती है या फिर पंचभुजाकार होती है? तो दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं जो सरफेस प्लेट होती है हमारी वर्गाकार होती है, वर्गाकार ऐसे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच किस धातु के बने होते हैं? दोस्तों आपको अलग अलग पंच या फिर स्क्राइबर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, जितने भी हमारे मार्किंग टूल होते हैं वह हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। दोस्तों जितने भी मार्किंग टूल रहेंगे वह हाई कार्बन स्टील के बने रहेंगे। तो हाई कार्बन स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाई कार्बन स्टील के सारे मार्किंग टूल बने रहेंगे। आपको कोई सा भी मार्किंग टूल पूछा जाए, अगर आपसे स्क्राइबर पूछा जाए तब भी वह हाई कार्बन स्टील का बना रहेगा। कहीं दोस्तों आपको ध्यान रखना, कहीं कहीं पे एच सी एस लिखा हुआ आ सकता है, तो दोस्तों इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। वह हाई कार्बन स्टील ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं तो एच को गलत टिक कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे जो पंच होते हैं वह किस धातु के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज पर लगे स्क्रैपर का दूसरा सिरा का कोण कितना होता है?
दोस्तों जब सरफेस गेज पर स्काईवर से काम कर रहे होते हैं तो उसका जो दूसरा सिरा होता है उसकी कितने डिग्री का कोण होता है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों जब हम किसी स्काईवर कितने तरीके से होते हैं दोस्तों, स्काईवर 3 तरीके से होते हैं, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो ड्राइंग थोड़ा आपको एडजस्ट कर लीजिए, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा। तो दोस्तों 3 तरह के होते हैं। जो सबसे पहला होता है दोस्तों ये स्ट्रेट यानी सीधा सीधा स्काइबर होता है, जिसमें नॉर्मली ये यहाँ पे इसके सीधे होते हैं। तो दोस्तों इसको हिंदी में खरचनी बोला जाता है, खरोचनी इसको बोलते हैं। तो ये सीधी होती है बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधा रहता है। तो ये स्काइबर ये ई दोस्तों ए टाइप का ये स्क्राइबर होता है। जो दोस्तों हमारा बी टाइप का स्क्राइबर होता है वह कौन सा होता है, वह इस तरीके से होता है। इसमें दोस्तों 90 डिग्री के कोण पर यहाँ पे मुड़ा रहता है। तो ये कितने डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के कोण पे, तो आपको याद रखना है। तो ये बी तरह का स्क्राइबर है। तो दोस्तों जो तीसरा हमारा स्क्राइबर है वह कौन सा है, तो दोस्तों जो तीसरा हमारा स्क्राइबर है वह एडजस्टेबल स्क्राइबर बोलते हैं। तो एडजस्टेबल जो स्क्राइबर होता है, तो दोस्तों जो एडजस्टेबल जो हमारा सी टाइप का होता है एडजस्टेबल स्क्रैपर, तो इसकी जो यहाँ पे लॉकिंग लगी होती है, यहाँ से हम इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, और ये 90 डिग्री के कोण पर यह भी बना होता है। तो इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी क्या पूछा है, सरफेस गेज पर लगे स्क्रैपर का दूसरा सिरा का कोण कितना होता है। अभी इसमें तो कोई कोण पूछेगा नहीं दोस्तों, इसमें तो कोई कोण नहीं है, तो किस में पूछेगा, इसमें से। तो दोस्तों इसमें या इसमें किसी में भी पूछ ले तो कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण। दूसरा सिरा कितने डिग्री के कोण पर है, तो वह 90 डिग्री के कोण पे एंगल पे यहाँ से मुड़ा हुआ होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मार्किंग टूल कौन सा है। दोस्तों कौन से टूल से मार्किंग की जाती है, स्क्रैबर से की जाती है, ट्रिमर से की जाती है, डिवाइडर से की जाती है, या फिर इन सभी से की जाती है। तो दोस्तों स्क्रैबर को मैंने बता दिया था अभी, खरोचनी कहते हैं, 3 तरह के ये होते हैं, और ये किसी भी जॉब पर खरोचने के काम आते हैं। और दोस्तों डिवाइडर 3 तरह के होते हैं। दोस्तों ट्रिम्बल मैंने बता दिया था, बड़े जो कि वृत्त हमारे खींचने के काम आते हैं, बड़े वृत्त खींचने में ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। छोटे वृत्त भी खींच सकते हैं, लेकिन अधिकतर बड़े वृत्त का ही खींचने में इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इन सभी को राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी ये मार्किंग टूल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऑटोमेटिक पंच का कोण मान कितना होता है। दोस्तों ऑटोमेटिक जो पंच कोण होता है उसका मान कितना होता है, तो ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों जो हमारा ऑटोमेटिक पंच कोण है उसका मान कितना होता है, 60 डिग्री। तो दोस्तों 60 डिग्री कोण है जो ये ऑटोमेटिक पंच कोण है। इसमें हमारा जो यहाँ पे निब होती है दोस्तों, जो हमारा निब होती है वह एक जो एनर्जी स्टोर होती है, यह पीछे होती है, यह पीछे खींची हुई होती है। तो एकदम से वो झटके के साथ निकल कर आती है, तो जिससे हमारा कि जहाँ पर भी हमें पंच करना रहता है वो पंच हो जाता है। तो इसका कोण का मान कितना होता है, 60 से या तो 60 डिग्री रहेगा या 90 डिग्री रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो वी ब्लॉक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, गोल जॉब का सहारा देने के लिए, त्रिभुजाकार जॉब को सहारा देने के लिए, आयताकार जॉब को सहारा देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो वी ब्लॉक हमारे होते हैं वह कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों हम ग्रेड की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड। तो दोस्तों ग्रेड के हिसाब से ये 2 तरह के होते हैं। और दोस्तों हमारे 2 तरह के होते हैं ये कार्य,
इसके अलावा हमारा कार्य के हिसाब से अगर हम कार्य के अनुसार देखें, कार्य के अनुसार कितने तरह के होते हैं, तो वह भी दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। आप राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहना। तो दोस्तों सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप का क्या मतलब है, तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें जो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप का क्या मतलब है। तो दोस्तों साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो खांचे कटे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एक खांचा कटा हुआ है, जिसमें एक ही खांचा कटा हुआ है, इसे ग्रुप बोलते हैं। तो ये ग्रुप का क्या काम होता है दोस्तों, जब हम, तो सबसे पहले तो मैं आप बता दूं दोस्तों, ये गोल चीज़ों को सहारा देने के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल गोल चीज़ों को सहारा देने के लिए। तो दोस्तों ये जो खांचे होते हैं इनको ग्रुप बोला जाता है। अब इसमें हम गोल चीज़ को हम इसमें दोस्तों इस वी ब्लॉक में एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे गोल चीज़ को यहाँ पे पकड़ के रखते हैं। मैग्नेटिक होता है, तो काफ़ी सिंपल भी होते हैं, मैग्नेटिक भी होता है, तो पकड़ के रखते हैं हम। तो दोस्तों जब हम पकड़ के रखते हैं तो इसको भी तो सहारा चाहिए किसी चीज़ से पकड़ने के लिए, नहीं तो फिर ये भी हिलेगा। लेकिन इसको हिलने से बचाने के लिए यहाँ पे ये ग्रूव होते हैं। तो दोस्तों ये जो खांचे कटे हुए हैं इनको ग्रूव बोलते हैं। तो ये भी इसकी सरफेस प्लेट या फिर टेबल पे कि ये भी एडजस्ट होके फिट रहते हैं, तो इससे हमारी जॉब नहीं हिल पाती है। और दोस्तों इसे, इसलिए इसे सिंगल ग्रूव कहते हैं। दोस्तों अगर दो खांचे आ जाएं, अगर इसमें दो खांचे आ जाएं, मान लीजिए इसी तरह का, ये थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप समझना। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दो तरह के खांचे दिखाई दे रहे हैं, दो ग्रुप हैं। तो ये कौन सा हो गया, सिंगल लेवल डबल ग्रुप। सिंगल लेवल डबल ग्रुप, क्योंकि इसमें जो ग्रुप हैं वह डबल हो गए हैं। अब दोस्तों अब समझने की कोशिश करना सिंगल लेवल क्या है। तो दोस्तों इसमें जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक साइड है, सिर्फ एक साइड है, सिर्फ ऊपर की साइड है, तो इसलिए ये सिंगल लेवल है, इसे हम लेवल बोलते हैं, जहाँ पे हम जॉब को पकड़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज में देखने की कोशिश करना। मैं थोड़ा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो इस पिक में आप ध्यान से देखिए, इसमें जो यहाँ पे कटा हुआ लेवल एक ही है, यहीं पे ऊपर है, इस जहाँ पे हम जॉब को एडजस्ट करते हैं, इसके नीचे तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसमें एक ही लेवल है, तो इसलिए इसको सिंगल लेवल बोलते हैं, सिंगल लेवल। अब डबल लेवल कैसा होता है ये भी आप समझने की कोशिश करना। जब हम इस तरीके से बनाते हैं, तो दोस्तों एक यहाँ पे और एक ऊपर, तो दोस्तों एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक यहाँ पे वी आकार का लेवल हो गया फर्स्ट, और एक यहाँ पर हो गया। तो ये दो लेवल हो गए। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक ऊपर जॉब पकड़ने के लिए, एक नीचे, तो यहाँ पे दो लेवल हो गए, तो इसको क्या बोला जाता है, डबल लेवल। तो दोस्तों डबल लेवल हो गया, लेकिन इसमें ग्रुप कितने, इसमें एक ही ग्रुप है। तो ये कौन सा बी ब्लॉक हो गया, डबल लेवल, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, क्योंकि दोस्तों इसमें जो ग्रुप है वह सिंगल है। तो ये कौन सा हो गया, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। तो दोस्तों अगर इसमें डबल ग्रुप हो जाते हैं, तो ये कौन सा हो जाता है, डबल लेवल डबल ग्रुप। तो अभी ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप है। तो ये आपको ध्यान, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वी ब्लॉक समझ में आ रहा होगा। इसमें लेवल क्या होता है ये आप ध्यान रखिए, और ग्रुप क्या होता है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिंगल लेवल डबल लेवल, या फिर सिंगल लेवल डबल ग्रुप, ऐसे करके आपको ऑप्शन में दिया रहता है। तो आपको
ये समझ में आना चाहिए, ताकि आप कोई भी ऑप्शन में आए तो आसानी से टिक लगा सकें, आसानी से उसका हल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं, निम्न में से किस कार्य के लिए वी ब्लॉक का करते हैं। तो मैंने बताया था गोल जॉब को सहारा देने के लिए, जब हम गोल जॉब पर कार्य करते हैं, क्योंकि गोल जॉब को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम गोल जॉब को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट का साइज किससे लिया होता है। तो दोस्तों जो कॉम्बिनेशन साइज जो जो सेट होता है हमारा, वह किससे लिया होता है, ब्लेड की लंबाई से। तो दोस्तों जब हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ब्लेड भी लगे होते हैं। तो दोस्तों ब्लेड की लंबाई से उसका सेट लिया साइज लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितनी होती है। दोस्तों जो पंच होते हैं हमारे, पंच इस्तेमाल करते हैं सेंटर पॉइंट, दोस्तों सॉरी, प्रिक पंच, सेंटर पंच और डॉट पंच। तो जो पंच होते हैं उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, जो उसका पॉइंट होता है, जो उसकी निब होती है, जो दोस्तों मान लीजिए कोई पंच है, तो यहाँ पे उसकी छोटी सी निब लगी होती है, तो उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। तो हार्डनेस आपको बतानी है, तो उसकी हार्डनेस लगभग 55 से 59। तो दोस्तों 55 से 59 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितनी हार्डनेस होनी चाहिए, 55 से 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर बना होता है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, जितने भी हमारे टूल होते हैं वह किस चीज़ के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके सरफेस प्लेट पर नहीं बनाया जाता। तो दोस्तों कौन सी धातु का प्रयोग करके सरफेस प्लेट पर नहीं बनाया जाता, तो कौन सी धातु है हमारी, ब्रास। तो दोस्तों ब्रास का हम प्रयोग करके सरफेस धातु पर नहीं बनाते हैं। कास्ट आयरन का भी हम, दोस्तों कास्ट आयरन का भी हमारे सरफेस प्लेट आती है, ग्लास की भी बनाई जाती है और ब्रॉन्ज की भी बनाई जाती है। लेकिन हमारी जो ब्रास होता है उसकी सरफेस प्लेट नहीं बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सेंटर पंच का कोण का मान कितना होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से वही आ गया, सेंटर पंच का कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। मैंने पहले बताया था, 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिक पंच का कोण का पॉइंट जो कोण है कितना रहता है। दोस्तों प्रिक पंच का मैंने बताया था 30 डिग्री, 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो डिवाइडर का नुकीला बनाते हैं तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा डिवाइडर होता है, डिवाइडर जिसे हम प्रकार भी बोलते हैं, तो कुछ इस तरीके से मैं एक सिंपल ड्राइवर बना रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे नोक लगी होती है, तो इसकी जो यहाँ पे जो नुकीलापन होता है उसको कैसे नुकीली करते हैं हम, कौन सी विधि होती है, तो यह विधि बतानी है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑयल स्टोन से हमारी डिवाइडर को नुकीला बनाते हैं। तो ऑयल स्टोन कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। तो इस पे डिवाइडर को घिसते हैं, तो घिसने से वह नुकीली शेप में आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑयल स्टोन का प्रयोग करके हम उसे नुकीला बना सकते हैं, इसी विधि से नुकीला बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अभी दोस्तों को शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो को भी आप देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज एक क्या है। तो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सरफेस गेज है, तो यह क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सरफेस गेज जो कि चिन एवं चेकिंग टूल, तो ये चेकिंग करता है और चिन लगाता है। तो चिन टूल, चेकिंग, मेजरिंग ये भी नहीं होगा, चिन और चेकिंग टूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल चिन ब्लॉक में प्रयोग की गई पिन क्या कहलाती है। तो दोस्तों जब हम
चिन ब्लॉक में पिन का इस्तेमाल करते हैं तो वह कौन सी पिन कहला होती है? जो यूनिवर्सल चिन ब्लॉक है उसमें हमारी जो पिन होती है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे गाइड पिन बोलते हैं। तो गाइड पिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरफेस गेज का नहीं होता है? किसी किनारे के समांतर लाइन खींचना, किसी सतह के समांतर लाइन खींचना, किसी जॉब को फोर जॉ चक पर सेंटर करना, किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना। तो इनमें से सरफेस गेज का कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों किसी भी जॉब को लेथ पर पकड़ना, दोस्तों किसी भी जॉब को लेथ पर पकड़ना, दृढ़ता से पकड़ना, वह किसका कार्य नहीं होता? सरफेस गेज का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किनारे के समांतर लाइन भी खींच सकते हैं। समांतर लाइन हम सतह के किनारे सतह के साथ भी हम समांतर लाइनें खींच सकते हैं और जॉब को फॉरवर्ड चेक पर भी सेंटर कर सकते हैं, लेकिन हम लेथ पर दृढ़ता से उसे नहीं पकड़ सकते, यह इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पंच का उपयोग शीट मेटल शॉप में किया जाता है? दोस्तों जब हमारी शीट मेटल जहाँ पे शीट का काम होता है तो कौन से हम पंच का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री के कोण का हम दोस्तों मैंने बताया था सेंटर पंच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो उसी वजह से सेंटर पंच को हम शीट मेटल वर्कशॉप में काम में लेते हैं। शीट मेटल का जितना भी काम होता है वहाँ पे सेंटर पंच को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम प्रिक पंच का प्रयोग नहीं करते, लेकिन हम सेंटर पंच का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हैंड टूल का प्रयोग मार्क करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों कौन सा है जो हैंड टूल का प्रयोग मार्क करने के लिए किया जाता है? और दोस्तों इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों जो हम मार्किंग टूल है वह कौन सा है? स्क्रैबर। स्केल तो दोस्तों जो डिवाइडर है वह हैंड टूल है, लेकिन हम मार्क करने के लिए नहीं करते। ड्राइवर डिवाइडर का प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी भी समांतर हिस्सों में बांटने के लिए। मान लीजिए कोई भी यहाँ से यहाँ तक, अभी हमें इसके 10 समांतर टुकड़े करने हैं, तो ड्राइवर का एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, हम यहाँ से ये कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ से ऐसे करके इसे समान भागों में काट सकते हैं, या फिर एक समान दूरी ले सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? डिवाइडर का प्रयोग। लेकिन दोस्तों जो स्क्रैबर होता है वह मार्किंग करने के लिए किया जाता है, हाथ से मार्किंग करते हैं उसमें। तो स्क्रैबर खरोचनी जिसे हिंदी में बोलता है, ध्यान रखिए कहीं कहीं पे खरोचनी भी लिखा आता है। तो स्क्रैबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग खराद में किया जाता है? दोस्तों खराद में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? सरफेस गेज का किया जाता है, डॉट पंच का किया जाता है, सेंटर पंच का किया जाता है, या इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो हम खराद में प्रयोग करते हैं वह कौन सा उपकरण होता है? वह सरफेस गेज होता है। सरफेस गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है। सरफेस गेज का प्रयोग खराद में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक पंच में किस प्रकार की एनर्जी स्टोर होती है? तो दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने एक ऑटोमेटिक पंच बताया था। तो उसमें जब हम पंच की जो निब होती है वह पीछे की साइड होती है, तो हमें एक झटके के साथ आगे निकलती है, जिसमें जहाँ पर भी पंच लगाना हो वह झटके के साथ आके वहाँ पे पंच लगाती है। तो वह कौन सी एनर्जी होती है उसमें स्टोर, जिसकी वजह से वह एक साथ ऐसे झटके के साथ आती है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों जो हमारी एनर्जी होती है वह कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जब हम किसी भी पंच में सॉरी दोस्तों, जब हम ऑटोमेटिक जो पंच होता है उसमें पीछे की साइड, उसको जो दोस्तों आगे की निप होती है वो पीछे सेट हुई रहती है। तो उसमें जब हम पीछे की तरफ करते हैं तो कौन सी एनर्जी उसमें स्टोर होती है? तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही वह वहीं पे स्टोर रहती है। तो दोस्तों जब हम पोटेंशियल एनर्जी को उसमें स्टोर कर लेते हैं तो वह एकदम झटके से आगे जाती है, इसी वजह से वह आगे जाती है। तो यह ऑटोमेटिक एनर्जी जो पंच होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है हमेशा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कोटेड नॉन कोटेड सतह पर मार्किंग के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों वह जो सतह है जहाँ पर अभी कोई भी कोटिंग नहीं की गई है,
तो वहाँ पे जब हम मार्किंग करते हैं तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं मार्किंग करने के लिए। अगर हम अगर कोई सतह है वहाँ पे कोटिंग नहीं की गई है तो स्क्रैबर से करेंगे तो वह सतह खराब हो जाएगी। डिवाइडर से भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों स्क्रैबर भी नहीं कर सकते, डिवाइडर भी नहीं कर सकते और स्केल भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे किस चीज़ की मार्किंग की जाती है? मार्किंग ब्लू का प्रयोग किया जाता है। तो मार्किंग ब्लू से वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कोई भी जो नॉन कोटेड जगह होती है वहाँ पे मार्किंग ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट स्क्रैबर की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों जो पॉकेट स्क्रैबर होता है जिसे हम जेब में, जो छोटा होता है, साइज में काफ़ी छोटा होता है, तो उसकी लंबाई बतानी है। स्क्रैबर को जब हम कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से जेब में रख के, वह कितना होता है? तो वह 100 mm होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 100 mm से 150 mm तक पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन के हिसाब से, वह जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से 100 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहीं पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, खराब नहीं होते, खत्म होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो इनको स्टार लगा के ज़रूर रिवीजन कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।